पेटी कैश बुक के कंसेप्ट को समझना है, ठीक है ना। नाम से पता चल रहा है ये जो पेटी वर्ड है भैया इसको छुटकर बोलते हैं, फुटकर, फुटकर कैश बुक, या इसका एक और नाम है वो है इम्प्रेस्ड कैश बुक, इम्प्रेस्ड। ये दो नाम दिए गए हैं, इन दोनों के पीछे लॉजिक क्या है, कंसेप्ट क्या है और इसकी नीड क्या है। यहाँ हम बात कर रहे हैं पेटी कैश बुक के कंसेप्ट की, ठीक है। तो हमने कहा भैया जो हमारी कैश बुक है वो दो तरह से हो सकती है, एक सिंगल कॉलम और टू कॉलम। टू कॉलम में अलग अलग कॉम्बिनेशन, चूंकि आपके कोर्स के अंदर बैंक और कैश का ही था, हमने वही पार्ट किया। और जो थ्री कॉलम कैश बुक है आपके डिस्काउंट, सॉरी आपके कोर्स में है नहीं, तो हमने उसको यहाँ कवर किया नहीं। तो बात हो रही है पेटी कैश बुक, फुटकर कह दीजिए, और इम्प्रेस कैश बुक का एक और हिंदी में अगर बोलेंगे इसको बोलते हैं अग्रिम, अग्रिम कह दीजिए, या इसका एक और नाम भी कह सकते हैं सिंपल भाषा में एडवांस। क्या लॉजिक है इसको और इसकी हमारे बिजनेस में एक्चुअली नीड क्या है ये समझना है, और कैसे ये जो पेटी कैश बुक है सामान्य कैश बुक से थोड़ी सी अलग है, बहुत कुछ अलग है। तो इस कंसेप्ट को अब अपन डिटेल में समझेंगे, ठीक है भैया। तो सबसे पहली बात यह आई मुद्दे की कि हमें पेटी कैश बुक की अलग रिक्वायरमेंट क्यों है। देखिए मैंने जब आपको सब्सिडी बुक करवाई थी, स्टार्ट करवाई थी, तब मैंने आपसे ये कहा था कि हमारे बिजनेस के अंदर कौन सी सब्सिडी बुक रखनी है या कौन सी नहीं रखनी है। मैंने कहा सब्सिडी बुक में हमारी परचेज की हो सकती है, सेल्स की हो सकती है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बहुत सारे नेचर की हो सकती है, कैश बुक हो सकती है, परंतु ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सभी रखें। ये टोटल ही इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारे बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन कौन से हो रहे हैं। हमारा जो अल्टीमेट टारगेट है वो है हमारा समय बचाना, हमारी जो लेबर वर्क जो हो रहा है, मैनुअल जो वर्क हो रहा है ना, उस वर्क को बचाना, समय बचाना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य होता है, ताकि जर्नल और लेजर के अंदर बार बार जो रिपीटेशन ऑफ वर्क हो सकता है ना, वहाँ पे गलतियाँ होने की संभावना भी होती है और टाइम भी एक्स्ट्रा लगती है। तो हम जिस पॉइंट पे चाहे उस टाइम पॉइंट पे हमारी कैश बुक और यानी कि हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो रेडी होनी चाहिए। तो उसका अल्टरनेट हमने क्या निकाला कि भैया आप एक काम कीजिए, जर्नल की जगह, जर्नल के सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में जर्नल की जगह हमने जर्नल के टुकड़े कर दिए, उनको हमने कहा सब्सिडी बुक, कैश, परचेज। फिर बात बताई ज़रूरी नहीं है कि ये सभी रखी जाए, ये टोटल ही इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारे बिजनेस की नीड क्या है। ठीक इसी प्रकार हमारी जो कैश बुक है उसको हमने एक पेटी का मतलब हो गया, मैंने हिंदी में क्या बताया भैया, पेटी का मतलब होता है फुटकर, फुटकर मतलब छोटा, फुटकर कैश बुक भी इसको बोलते हैं, छोटी कैश बुक। अब इसकी नीड क्या है, मैंने कहा नीड के हिसाब से हम हमारे काम को एडजस्ट करते हैं। इसकी नीड क्या है, कई बार हमारा बिजनेस का जो नेचर होता है ना भैया वो इस तरह से होता है, वहाँ सिग्निफिकेंट बड़े बड़े ट्रांजेक्शन्स के बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं दिन भर के अंदर। अब बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे मान लीजिए ट्रांजेक्शन हज़ारों में लाखों में हो रहे हैं, 10,000 का माल परचेज किया, 20,000 का माल परचेज किया, ठीक है ना, 10,000 की रिपेयरिंग का पेमेंट किया, इस तरह से, और 1 लाख का माल खरीदा, इस तरह का। ये तो हमारा रूटीन बिजनेस है। दो बात समझना, हमारे बिजनेस में दो एक्टिविटी होती है, एक तो होती है रूटीन एक्टिविटी, ठीक है। रूटीन एक्टिविटी के अंदर हमने क्या किया, ट्रांजेक्शन ज़्यादा थे तो हमने कैश बुक मेंटेन कर ली, सामान्य कैश बुक, ठीक है ना, 1 कॉलम 2 कॉलम से फर्क नहीं पड़ता है, हमने कैश बुक मेंटेन कर ली। अब इसके अलावा क्या हो रहा था कि दिन भर में क्या हुआ, जैसे दिन भर में माल आया मेरे पास, ठीक है ना, तो माल का तो सिग्निफिकेंट अमाउंट है, परंतु माल की दिन भर की जो मजूरी होती है, माल जो लेके आते हैं आदमी, ठीक है ना, मान लीजिए टैक्सी भाड़ा हो गया, ठीक है ना, क्या चीज़ हो गया, टैक्सी भाड़ा हो गया, फ्लाइट लग गया हमारा, ऐसे छोटे मोटे दिन भर में कोई मशीनरी की छोटी मोटी रिपेयर चलती रहती है, छोटे छोटे कोई टूल्स पार्ट हो गए, ठीक है ना, इस तरह की दिन भर में छोटी छोटी स्टेशनरी आती रहती है, दिन भर में चाय वाला चाय दे के जाता है, वो भी कैश लेके चला जाता है। इस तरह से बिजनेस में छोटे छोटे, अब ये छोटे छोटे का मीनिंग क्या है, अगर मेरे बिजनेस में ट्रांजैक्शन की साइज करोड़ों रुपए में है ना, तो हो सकता है 10,000 20,000 वाला भी छोटा हो, और मेरे बिजनेस में रूटीन ट्रांजैक्शन 20, 25, 30,000, 50,000, लाख रुपए का हो, तो जो छोटे मोटे ट्रांजैक्शन की परिभाषा होगी 100, 200, 500, 50 रुपये।
अब आप एक बताइए कि 100 रुपये चाय वाले का भुगतान किया, उसके लिए जो मेरा मेन अकाउंटेंट है जिसका काम लाखों का ट्रांजैक्शन को हैंडल करना है, क्या वो 100 रुपये की एंट्री करेगा? इवन मैं ये कह दूं कि भी वो 100 रुपये को कैश बुक में भी मेंटेन करे, तो क्या उसकी एनर्जी, एफर्ट्स और टाइम एक जस्टिफाई हो रहे हैं? वो दिन भर उसके पास 200 तरह के ट्रांजेक्शन्स आ रहे हैं, जहां पे 50 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, इस तरह के छोटे मोटे पेमेंट वो कर रहा है। तो क्या अपने रूटीन बिजनेस से वो डिस्टर्ब नहीं हो जाएगा? मैंने कहा ये टोटल ही इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमारी बिजनेस की साइज क्या है और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कितने हैं। तो हमने ये एनालिसिस किया भैया कि हमारे बिजनेस के अंदर दिन भर में छोटे मोटे ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब ये छोटे मोटे क्या है, मैंने क्या बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां मेरे ट्रांजैक्शन करोड़ के अंदर है तो 10-20 हज़ार भी मेरे लिए बहुत छोटा ट्रांजैक्शन है, परंतु मेरे यहाँ पे रूटीन ट्रांजैक्शन अगर 50,000, 60,000, लाख, 2 लाख के होते हैं तो मेरे लिए 100, 50, 200, 500, 1000 रुपये के ट्रांजैक्शन जो होंगे वो छोटे मोटे ट्रांजैक्शन होंगे। परंतु मुद्दे की बात ये थी कि ये ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो मेरा मेन अकाउंटेंट था अपना रूटीन काम करने में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था। तभी हमने कंसेप्ट लाया पेटी कैश बुक का। हमने कहा भैया आप अपने जो मेन अकाउंटेंट है ना, हमारा जो मेन अकाउंट है, जो की अकाउंटेंट है, हमने कहा भैया एक काम कीजिए, आप जो है अपना रूटीन काम को ही ध्यान रखिए, आप डिस्टर्ब ना होए। हमें आपको एक और मैकेनिज्म देते हैं, एक और नई बुक बनाने के लिए बता रहे, वहाँ पे क्या कीजिए, आप एक सेपरेट पर्सन मेंटेन कर लीजिए। डिपेंड करता है बिजनेस का वॉल्यूम कितना है। सेपरेट पर्सन में रख लीजिए, वो ये काम संभालेगा। या फिर अगर आपके पास ही टाइम है तो इन छुटकर खर्चों के लिए एक अलग से कैश बुक मेंटेन कर लीजिए। तो ये जो वर्ड है ना, फुटकर कह दीजिए, छुटकर कह दीजिए, छोटे मोटे खर्चे कह दीजिए, इन खर्चों को मेंटेन करने के लिए इनका हिसाब किताब हम हमारी जो रूटीन कैश बुक है ना उसमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे भैया, उसको बुक को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बाकी जो छुटकर मुटकर जो खर्चे हैं छोटे मोटे पेटी नेचर के, यहाँ पेटी मेटर का मतलब समझ में आया? पेटी वर्ड का मतलब क्या हो गया? छोटे छोटे खर्चे हैं, इनके लिए हमने एक सेपरेट बुक बना दी, एक सेपरेट पुस्तक दे दी, उसको बोला भैया अब इसमें तू रिकॉर्ड कर। अब रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पे फिर हमें एक फॉर्मेट देना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि वो भी अपने दिन भर अपने मन से ही बनाएगा, तो यहाँ पे हमने एक फॉर्मेट दिया। अब ये जो फॉर्मेट है, ये हमारा जो रूटीन कैश बुक है ना भैया, ये रूटीन कैश बुक से अलग है। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आगे जब हम सब्सिडरीज बुक करेंगे, आगे जो हम सब्सिडरीज बुक करेंगे, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ भैया, ये बात अभी आपको आधी समझ में आएगी, पूरी नहीं आएगी। तो हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था उस टाइम भी मैंने आपके लिए कुछ मैटर छोड़ दिया था, मैंने कहा इसको डिटेल में बताएंगे, अभी भी नहीं बताएंगे। तो हमने कहा था कि भैया जो हमारी जो कैश बुक है ना, जो हमारी कैश बुक है, ये सारे के सारे क्या है? सब डिवीजन ऑफ जर्नल है। जब हमने सब डिवीजन ऑफ जर्नल करके कैश बुक मेंटेन की, तो ये जो कैश बुक है ना, ये जो कैश बुक है भैया, ये जर्नल का भी काम करेगी और ये लेजर का भी काम करेगी। इसका सिंपल सा मीनिंग ये हुआ था कि जो हमारी कैश बुक है, हमारी जब कैश बुक हम मेंटेन कर रहे हैं, तो इस केस का लेजर जो हमारी बुक है, जो हमारी लेजर की बुक है, जहां पे सारे अकाउंटों की समरी लिखी जाती है, सारे अकाउंटों से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस एक जगह रिकॉर्ड किए जाते हैं, वहां पर कैश का कोई सेपरेट अकाउंट मेंटेन नहीं होता है, क्योंकि ये जो कैश बुक है ना, ये अपने आप में लेजर बुक का भी काम करती है और जर्नल का भी काम करती है। जर्नल का इसलिए करती है क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शन वहीं रिकॉर्ड किया। जर्नल वो बुक हो गई जहाँ पे ट्रांजैक्शन को पहली बार एंट्री दी जाती है। तो ट्रांजैक्शन को पहली बार एंट्री ही कैश बुक में दी हमने, क्योंकि हमने कहा कि जब आप कैश बुक मेंटेन कर रहे हो तो ऐसी स्थिति में उस ट्रांजैक्शन को अलग से जर्नल में रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। कंसेप्ट को डिटेल में आगे करेंगे, डोंट वरी, मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ ताकि उस टाइम जब ये लॉजिक आपके सामने आएगा उस टाइम आपको कुछ नया ऐसा लगेगा, हाँ सर ने बोला था, यहाँ पे मुझे क्लिक हुआ। धीरे धीरे ये बात जब मैं 7 से 8 बार रिपीट करूँगा ना, तब आपको पूरी बात समझ में आएगी।
तो यहां पर क्या हुआ कि कैश बुक जो थी ना वो जर्नल भी थी और लेजर भी थी। सिंपल सा मीनिंग याद रखना भैया कि यहां पर जो हमारा जो कैश बुक है उस कैश बुक को में जब हम एंट्री करेंगे तो कैश का सेपरेट लेजर में अकाउंट मेंटेन नहीं किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमारी लेजर बुक है, जो हमारी लेजर बुक है उसमें कोई भी कैश का अकाउंट मेंटेन नहीं किया जाता है भैया। ये बहुत बड़ी बात है, सेपरेट कैश का अकाउंट मेंटेन नहीं किया जाता है, क्योंकि हमने कहा जो हमारी कैश बुक है वो अपने आप में लेजर है, तो फिर सेपरेट अकाउंट की जरूरत क्या है। परंतु हमारी जो अदर ऑल सब्सिडीज बुक जो भी है, चाहे हमने कहा वो परचेज की थी, मैं मुद्दे पे आता हूं पेटी कैश पे भी, चाहे वो सेल्स की थी, चाहे वो परचेज रिटर्न थी, चाहे वो सेल्स रिटर्न थी, बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो बुक्स थी ना, ये चाहे जर्नल प्रॉपर हो, इनमें से चाहे कोई भी बुक हो भैया, ये जो बुक है दीज आर सब डिवीजन ऑफ जर्नल। ये सारी की सारी पुस्तकें हैं ओनली सब डिवीजन ऑफ जर्नल। इसका मतलब क्या हुआ, सब डिवीजन ऑफ जर्नल। मैं फिर कह रहा हूं, इस बात को मैं बहुत बार रिपीट करूंगा। सब डिवीजन ऑफ जर्नल का मतलब हुआ कि पहली बार ट्रांजैक्शन को यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। अब इनमें कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे परचेज बुक में वो आगे समझते हैं। परंतु बात क्या कहना चाहता हूं, बात ये कहना चाहता हूं भैया कि ये सब डिवीजन ऑफ जर्नल है, तो अब इसका मीनिंग ये हुआ कि ये लेजर की तरह काम नहीं करेगा। तो जब परचेज की हम बुक मेंटेन करेंगे, जहां हमने कहा सारे के सारे उधार ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है हम परचेज बुक में लिखेंगे, तो वो जो बुक है ना वो जर्नल का काम कर रही है, परंतु वो बुक जो है वो लेजर का काम नहीं करेगी। और लेजर का काम नहीं करेगी, इसका सिंपल सा मीनिंग हुआ, अगर आप परचेज बुक बना रहे हो फिर भी लेजर के अंदर आपको एक परचेज का अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो जो बुक है ना वो लेजर नहीं है। बात समझना, लेजर नहीं है, कैश बुक लेजर है, ये दोनों में फर्क है। अदर सब्सिडी बुक में और कैश बुक में फर्क क्या है, जो मेरी कैश बुक है वो जर्नल भी है और लेजर भी है, परंतु जो मेरे परचेज की जो बुक है, परचेज की जो बुक है, सेल्स की जो बुक है, जो मेरी परचेज रिटर्न बुक है, सेल्स रिटर्न बुक है, डिटेल में करेंगे, ये जो है ये मेरी लेजर का काम नहीं करेगा। तो लेजर का काम नहीं करेगा, इसका सिंपल सा मीनिंग ये हुआ कि जो मेरी लेजर है उसमें बहुत सारे अकाउंट खुलते हैं, बहुत सारे नहीं, सारे के सारे अकाउंट खुलते हैं जो मेरे बिजनेस में आए हैं। ठीक इसी प्रकार अगर मैं परचेज बुक मेंटेन कर रहा हूं, इवन इस दिस केस के अंदर मेरी लेजर में परचेज का अकाउंट खुलेगा, मेरी जो लेजर है मेरी लेजर के अंदर सेल्स का अकाउंट खुलेगा, मेरी जो परचेज बुक है जो मेरी लेजर है उसके अंदर सेल्स रिटर्न का भी अकाउंट खुलेगा, परचेज रिटर्न का भी अकाउंट खुलेगा। तो ये बात समझिए कि ये जो बुक्स थी इन्होंने जर्नल के सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में मेरे यहाँ काम किया। कैसे काम किया भैया, जर्नल के सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में किया। मीनिंग ये हुआ कि मैं ये कह सकता हूँ कि भैया जब ये मेंटेन कर रहे हो तो मुझे, जब ये मेंटेन मैं कर रहा हूँ तो ऐसी स्थिति में मुझे अलग से जर्नल बुक तो नहीं खोलनी है, परंतु लेजर में अकाउंट खुलेगा। ये बात अभी करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस कंसेप्ट के बिना हम पेटी कैश के कंसेप्ट को समझ नहीं सकते हैं। तो जब मैं पेटी कैश की बात करूंगा तो पेटी कैश का जो नेचर है, मेरा जो पेटी कैश का नेचर है भैया, जो मेरी पेटी कैश बुक है, मेरी पेटी कैश बुक का भी नेचर कैसा है, ये भी जर्नल के सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में काम कर रहा है, ये भी जर्नल का सब डिवीजन है। वेरी इंपॉर्टेंट भैया, अब बात समझ में आई, ये भी जर्नल का सब डिवीजन है, परंतु ये लेजर का काम नहीं करेगी। इट्स मेमोरेंडम बुक ओनली, मेमोरेंडम बुक ओनली। मीनिंग ये हुआ
कि इस बुक में आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, इसके साथ साथ हमारी जो लेज़र है, लेज़र के अंदर इसके साथ साथ जो हमारी लेज़र है उस लेज़र में एक पेटी कैश का अकाउंट भी खुलेगा। ये बड़ी बात है, कैश बुक में ऐसा नहीं था। कैश बुक जब हमने खोली तो उस स्थिति में हमें कोई सेपरेट लेजर में अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं थी। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो कैश बुक है ना, उसका जो फॉर्मेट होगा, कैश बुक का फॉर्मेट होगा, वो लेजर के अकाउंट जैसा फॉर्मेट नहीं होगा। फॉर्मेट ऐसा होगा जो हमारे मेमोरेंडम का मतलब होता है हमारी याददाश्त के लिए रहे। इसको रिकॉर्ड करने समय हम हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल को पूरी तरह से फॉलो नहीं करेंगे, सिर्फ इसकी जर्नल एंट्री जब पास करेंगे लेजर के अंदर, जर्नल के अंदर, तो पहले हमें जर्नल में एंट्री भी पास करनी पड़ेगी। हमें क्या करनी पड़ेगी? जर्नल में एंट्री भी पास करनी पड़ेगी। बात समझना भैया। मेमोरेंडम बुक मेंटेन करेंगे, बात समझना। ये बुक कौन सी बुक हो गई? मेमोरेंडम बुक हो गई हमारी। तो पहले स्टेप ये होगा, पहले स्टेप में हम मेमोरेंडम मतलब हमारी याददाश्त के लिए प्रॉपर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, और एक बार जब ट्रांजैक्शन हमारे सामने आ गया, समराइज हो गया, उसको समराइज फॉर्मेट में जर्नल में एंट्री भी करनी पड़ेगी। अब डिटेल्ड में करेंगे तो फिर जरूरत कहाँ है भैया? अगर ट्रांजैक्शन को डिटेल में ही जर्नल में रिकॉर्ड करना है, ट्रांजैक्शन को डिटेल में ही जर्नल में रिकॉर्ड करना है, तो फिर डायरेक्टली कर दो, जरूरत कहाँ है? तो हमने एक ऐसा तरकीब अपनाया जहां हम एक मेमोरेंडम बुक ओपन करेंगे, वहां ट्रांजैक्शन को लिखेंगे, उसकी एक समराइज जर्नल एंट्री पास कर देंगे, और जर्नल एंट्री पास करने के बाद में उसका लेजर के अंदर शिफ्टिंग कर देंगे, लेजर में उसका अकाउंट खोल देंगे अलग से। उसमें जो जो अकाउंटिंग हेड इफेक्ट हुए उनके लेजर के अंदर क्या होंगे? लेजर के अंदर अकाउंट खुल जाएगा। इवन पेटी कैश का खुद का भी खुल जाएगा, और पेटी कैश के अंदर जितने भी अकाउंट इफेक्ट हुए उनके भी खुल जाएंगे। कैसे? प्रैक्टिकल क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। अब बात करेंगे कि जो हमारा जो पेटी कैश है भैया, जो हमारा पेटी कैश है, जो हमारा पेटी कैश बुक है, उसके दो नाम, एक नाम और है, वो है इम्प्रेस्ड कैश बुक। अब इम्प्रेस्ड कैश बुक का मीनिंग क्या होता है? देखिए हमारे यहाँ सिस्टम क्या चलेगा, दो तरह से सिस्टम है। इसका सिस्टम कैसे चलता है समझने की कोशिश करते हैं। उस सिस्टम की वजह से ही इसका एक और नाम दिया गया है, वो है इम्प्रेस्ड कैश बुक। तो एक दो तरह का सिस्टम है, एक है पहला सिस्टम सिंपल सिस्टम, और एक हो गया इम्प्रेस्ड। मैं अभी टाइप नहीं बता रहा हूं भैया, टाइप अलग मैटर होगी, बात समझना। सिंपल पेटी कैश में क्या होगा, हमने क्या किया, दोनों ही जगह क्या होगा, दोनों ही जगह क्या होगा, दोनों ही जगह समझना फर्क क्या होगा। हमने पहले जो हमारे अकाउंटेंट है ना, हमारे अकाउंटेंट को 10,000 रुपये दे दिए, मान लीजिए छुटकर खर्चे के लिए। जो हमारा पेटी कैश के लिए, मान लीजिए हमारा बिजनेस का साइज बड़ा है, तो हमने एक सेपरेट पर्सन बिठा दिया कि भैया छोटा मोटा जो अमाउंट है तो यहाँ पे इसमें से खर्च कर लेना। हमने 10,000 रुपये उसको एडवांस दे दिए, ये नहीं बोला कि तू जेब से खर्च करना। बात समझना। दोनों ही केस के अंदर पेटी कैश को या दूसरा नाम दे दीजिए इम्प्रेस्ड, मैंने यहाँ लिख दिया, सॉरी यहाँ लिखना है मुझे, ठीक है ना। तो पेटी कैश क्यों कहते हैं या इम्प्रेस्ड कैश बुक क्यों कहते हैं? अब मेंटेन जो करना है उसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। इसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला ये हो गया, सिंपल तरीके से हमने क्या किया कि 10,000 रुपये उस पर्सन को दे दिया, ठीक है, सामान्य भाषा में समझना। मैंने 10,000 रुपये दे दिए, ये नहीं कहा कि तुम्हें जेब से खर्च करना नहीं है, मैंने उसको 10,000 रुपये दिए और मैंने कहा कि भैया अब तुम क्या करो कि एक सेपरेट रजिस्टर ले लो, उसमें तुम्हारी भाषा में, हालांकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट देंगे, एक बार सिंपल लॉजिक समझना, लॉजिक क्या कहता है समझना। तो मैंने उस आदमी को बोला कि भैया ये 10,000 रुपये तेरे, और तू तेरा खर्चा कर इसमें से, जो भी दिन भर में छोटा मोटा खर्चा आता है वो तो इसमें से कर, और जब खत्म हो जाए मुझसे और ले लेना।
तो उसने देखा कि ड्यूरिंग द डे मान लो 100 रुपये का कोई ट्रांजेक्शन आया, उसने पेमेंट कर दिया, वो उसका वाउचर भी बनाएगा, उसका सिस्टम कैसे मेंटेन करने का है वही बताएगा, बात समझना। तो दिन भर में उसने पहला ट्रांजेक्शन 100 रुपये का किया, फिर 50 रुपये चाय वाले को दिए, 100 रुपये रिपेयर वाले को दिए, 150 रुपये टैक्सी वाले को दिए, ऐसे करके दिन भर का उसका सिस्टम चलता रहेगा, एक हफ्ता चलता रहेगा, महीना चल रहेगा, जैसे हमने सिस्टम मेंटेन किया है। जो हमारा एस्टिमेट है कि भाई पैसा महीना भर चल जाएगा, 15 दिन चल जाएगा, 1 दिन चलेगा। तो वो जो पर्सन है, हमारा जो पेटी कैश अकाउंटेंट है, वो भैया क्या करेंगे, इस पैसे में से अपना खर्चा करता जाएगा। और जब ये 10,000 जीरो हो जाएगा, जब इसका पीछे बैलेंस कितना बचेगा, नील बचेगा, उस दिन क्या करेगा, मेन अकाउंटेंट के पास आएगा। लॉजिक समझना, मैंने 10,000 दे दिया, मैं मेन अकाउंटेंट हूं, मैंने उसको 10,000 रुपये दे दिए कि ये ले 10,000 रुपये और तू तेरे रूटीन खर्चे कर, मुझे डिस्टर्ब मत करना। उसने अपना पूरा हिसाब किताब मेंटेन किया, और जैसे ही 10,000 रुपये खत्म हो गए, उसने मुझे हिसाब ला के दे दिया कि सर 10,000 खत्म हो गए, ये लीजिए हिसाब, अब मुझे नए पैसे दीजिए ताकि मैं आगे का खर्चा कर सकूं। ठीक है, तो ये पहला सिस्टम था जहां हमने पैसा दिया, पूरा खत्म होने के बाद नील हो गया, तो हमने उस अकाउंटेंट को फर्दर 10,000 रुपये दे दिए। ये तो हो गया हमारा एक सिस्टम। दूसरा सिस्टम क्या कहता है, हमने फिक्स कर रखा है, मान लीजिए मुझे पता है कि भाई 10,000 रुपये एक हफ्ते के चलते हैं, तो मैंने एक इंप्रेस्ड अमाउंट कर दिया। इंप्रेस्ड का मतलब होता है अग्रिम मतलब एडवांस, कि भाई मिनिमम इस आदमी को 10,000 तो दे के रखना ही है वीकली। ठीक है ना, मेरा एस्टिमेट है कि लगभग 7 दिन चल जाएगा, डेली चल जाएगा, मंथली चल जाएगा, मेरे एस्टिमेट पर डिपेंड करता है, और मैं किस तरह की अकाउंटिंग चाहता हूँ उस पर डिपेंड करता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 दिन का हो, 10 दिन का हो, 1 हफ्ते का हो, 1 महीने का हो, 15 दिन का हो, मैटर नहीं है। तो मैंने कहा कि भैया तुम्हारा जो बैलेंस है मिनिमम 10,000 रुपये होना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, अब वो आदमी खर्चा कर रहा है, और मान लीजिए 1 महीने में उस आदमी का टोटल 100, 50 ऐसे करते टोटल उस आदमी का जो खर्चा हो गया, मान लीजिए 5,000, 4,000 का मान लीजिए, टोटल हो गया 4,000 रुपये का खर्चा। मेरा पीरियड खत्म हो गया, मान लीजिए 1 महीने का हिसाब था, तो 1 महीने में 4,000 खर्च हो गया, तो अब उस आदमी के पास 6,000 पड़े हैं। पहले सिस्टम में क्या था कि मैंने उसको 10,000 दिए, और जब पूरा खर्च हुआ तब वो मेरे पास वापस आया रिफिल कराने के लिए। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे जो 10,000 रुपये है, जो भी पीरियड स्पेसिफिक हो गया, यहाँ पीरियड स्पेसिफिक हो गया, तो मैंने कहा भैया जो पीरियड है आपका 1 महीने का, तो मान लीजिए जनवरी थी, तो जनवरी 2023 के अंदर स्टार्ट किया, 1 जनवरी को, और 31/1/2023 को वो आया, उसने मुझे हिसाब बताया, उसने बोला सर 4,000 खर्च हुए, 6,000 मेरे पास बैलेंस पड़ा है। तो मैंने मिनिमम डिसाइड कर रखा है कि भैया इस आदमी को 10,000 हर महीने के शुरुआत में देने हैं, तो मैं इसको रिफिल कर दूंगा कितने से, 4,000 से, तो टोटल वापस कितना हो गया, 10,000। समझ में आई? एक पहला मुद्दा ये था, पहले मुद्दे में मैंने 10,000 दिए, जब पूरे खर्च हो गए मैं फिर से रिफिल कर देता हूं। दूसरे सिस्टम में मैंने क्या किया, एक मिनिमम बैलेंस मैंने डिसाइड कर रखा है मेरे सिस्टम के अंदर। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, एग्जाम में आते हैं कि भैया रिफिल कितने से करवाना है। रिफिल इन द सेंस कि इंप्रेस्ड बैलेंस इज 15,000 रुपये। मैं क्यों रिपीट करना चाह रहा हूं, इंप्रेस्ड बैलेंस इज 15,000 रुपये। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि भैया जो मिनिमम बैलेंस है ना, इंप्रेस्ड बैलेंस का मतलब कितना हुआ, ये आदमी 15,000 रुपये मिनिमम बैलेंस रखना चाहता है। अब क्वेश्चन मार्क में होगा क्लोजिंग बैलेंस या न्यू रिफिल कितने से कराएगा। तो हमें ये देखना है कि जो हमारे इंप्रेस कैश बुक में बैलेंस दे रखा है, कितना हमने खर्च कर दिया, हमारे पास बच्चा 6,000 रुपये। अब मिनिमम बैलेंस हमारे बिजनेस का हमने डिसाइड कर रखा है 10,000, तो हमें रिफिल कितने से कराना पड़ेगा, 4,000 से रिफिल कराना पड़ेगा। रिफिल का मतलब हो गया जो हमारा जो मेन अकाउंटेंट है उसको कितने रुपए और देगा, ताकि इंप्रेस्ड जो एडवांस की बात कर रखी है वो अमाउंट बराबर हो जाए। ये हमें फिलिंग द ब्लैंक्स के फॉर्म में कई क्वेश्चन के अंदर आएगा। दोनों ही बातें जो है एक चीज की तरफ इंडिकेशन कर रही है और वो चीज कॉमन है। दोनों ही बातें एक चीज की तरफ इंडिकेशन कर रही है कि ये जो बातें हैं ना भैया, छोटे मोटे केस के छुटकर खर्चों के लिए
फुटकर खर्चों को मेंटेन करने के लिए करते हैं। और ये सिस्टम ऐसा है, इम्प्रेस्ड का मतलब हमने बताया अग्रिम, अग्रिम का मतलब हो गया एडवांस, ठीक है ना। तो जहाँ पे हम हमारे जो छोटे वाले जो अकाउंटेंट है, छोटे वाले अकाउंटेंट भैया को कुछ अमाउंट दे देंगे, छोटे मोटे खर्चे का हिसाब वो मेंटेन करेगा और लास्ट में जाके हमें हिसाब दे देगा कि सर टोटल ये खर्चा हुआ है। मेरा बेनिफिट क्या हुआ भैया, मुझे बेनिफिट क्या है, मुझे बेनिफिट क्या है ये सब करने से, मुझे बेनिफिट क्या है भैया। पहली बात ये हो गया कि ये एक टाइम सेविंग प्रोसेस हो गया। अगर मैंने कहा 150 रुपये के दिन के अंदर 500 ट्रांजेक्शन होते हैं, मेरा जो मेन अकाउंटेंट है वो तो गैला हो जाएगा, पागल हो जाएगा, उसके अंदर कर ही नहीं पाएगा। तो जो मेरा की वर्क है मैंने क्या किया, और यहाँ पे इस काम को मेंटेन करने के लिए आगे हम फॉर्मेट देखेंगे। बहुत सिंपल फॉर्मेट है, बहुत सिंपल फॉर्मेट है भैया। एक पर्टिकुलर है, इधर पैसा आया इधर से दे दो, बहुत सिंपल फॉर्मेट है, कोई दूसरी तीसरी क्लास का बच्चा भी इजीली कर सकता है, एक बार समझाएंगे। तो ये काम मेंटेन करने के लिए, ये चीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा स्किल्ड लेबर की जरूरत नहीं है। तो एक टॉपिक आता है कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ, फायदे क्या है भैया पेटी कैश बुक मेंटेन करने के, और इसको इम्प्रेस्ड कैश बुक क्यों कहा जाता है। तो इम्प्रेस्ड कैश बुक का मीन्स क्या हुआ, बहुत बार आया हुआ, 8 से 10 बार रिपीट हुआ है। इम्प्रेस्ड कैश बुक मतलब सिस्टम जहाँ पर हम हमारे जो फुटकर के छोटे अकाउंटेंट है, कैश अकाउंटेंट है, कैश बुक के अकाउंट मेंटेन करने वाले अकाउंटेंट है, उनको अग्रिम रूप से कुछ पैसा देते हैं और उसमें से अग्रिम रूप में एडवांस पेमेंट दे देते हैं और उसमें से वो खर्चा करता है, पीछे बच जाता है, वो हमें हिसाब ला के बता देता है और फिर से ज़रूरत होती है फिर से हम उसको पैसे दे देते हैं। तो ये एक ऐसा खर्चा है, सॉरी एक ऐसा सिस्टम है जहां हम एडवांस पैसे देते हैं। दैट्स वाई कॉल्ड इम्प्रेस्ड कैश बुक। छोटे अमाउंट को डील करते हैं, दैट्स वाई कॉल्ड पेटी कैश बुक। ठीक है, ये तो हो गई मुद्दे की बात। फायदे क्या हुए, मैन अकाउंटेंट का जो हमारा टाइम बच गया, लेबर सेविंग, मैन अकाउंटेंट का टाइम बच गया भैया। ठीक है, कंट्रोल हो सकता है छोटे खर्चों पे, क्योंकि एक आदमी है ना पूरे फोकस के साथ, उसका काम ही है छोटे मोटे खर्चों का ध्यान देना। तो उसको पता है कि यहाँ से यहाँ तक मेरा माल आता है टैक्सी में, एक टैक्सी वाला रोज़ 40 रुपये लेता है, तो चूंकि वो डायरेक्ट डील कर रहा है और इसी तरह के ट्रांजैक्शन में डील करता है, ही बिकम एक्सपर्ट। उसको पता है कि जो टैक्सी वाला है 40 आता है तो अगली बार 40 ही लगना चाहिए। अगर कोई खर्चे में बड़ा वेरिएशन आता है, एक आदमी आता है रूटीन मेरे एसी रिपेयर करके जाता है और 600 रुपये लेता है, मान लीजिए 600 रुपीज़, तो उसको पता है, उसको रोज़ का काम है कि यार 600 रुपये का काम है, वो 700-800 कोई मांगेगा दूसरा आदमी तो उसको रोकेगा कि भाई ऐसा क्यों कर रहा है। तो हमारे छोटे मोटे पैसे से भी हम बड़ी बचत कर सकते हैं। और आगे एक समझेंगे कि जो लेजर पोस्टिंग है, लेजर पोस्टिंग के बहुत बड़े लेबर वर्क को हमने बचा लिया। ठीक है, इसकी एंट्री भी बहुत सिंपल है, आगे लेजर करेंगे। ठीक है ना, तो वहाँ पे हमने लेजर, अदरवाइज इतनी छोटी छोटी एंट्रियों की इतनी जनरल एंट्री हो जाती और इतनी लेजर बुक्स बन जाती कि हम करते करते परेशान हो जाते। तो हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाएगा कि इसकी लेजर पोस्टिंग करना। समराइज वैसे करेंगे, कैसे करेंगे वो आगे देखते हैं। तो ये मैंने सिस्टम समझाया कि भैया कैश बुक, पेटी कैश बुक होता क्या है, या हम इसे इम्प्रेस्ड कैश बुक क्यों कहते हैं। अब हमें बात करनी है कि इसका हमारे पास फॉर्मेट क्या है भैया। ठीक है ना, अब हमारे पास इसको मेंटेन करने के लिए 2 तरीके हैं। ठीक है ना, पेटी कैश बुक को मेंटेन करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका, पेटी कैश बुक को मेंटेन करने के लिए हमारे पास 2 फॉर्मेट दिए गए हैं। एक फॉर्मेट है भैया, इस फॉर्मेट का नाम कहा गया है हमने सिंपल पेटी कैश, और जो दूसरा तरीका है मेंटेन करने का, कुछ नहीं है, खर्चों को लिखने का तरीका है बस, और कुछ नहीं है, कोई बड़ा टेक्निकली फर्क नहीं है, थोड़ा सा 2 कॉलम का एक्स्ट्रा फर्क है। ठीक है ना, एक सिंपल पेटी कैश बुक मेंटेन करने का तरीका और एक हमने दिया एनालिटिकल पेटी कैश बुक। 2 हमने फॉर्मेट दिए, दीज आर द फॉर्मेट ओनली, बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, इसी कैश बुक को, सेम चीज़ को आप इधर से भी लिख सकते हो, इससे भी लिख सकते हो। 2 तरीके हैं, जैसे हमने सिंगल कॉलम और 2 कॉलम किया था वैसा नहीं है वही चीज़। वैसा नहीं है कि भी वहाँ कैश के ट्रांजेक्शन को इंक्लूड किया, साथ साथ में बैंक को भी इंक्लूड किया, यहाँ वैसा सिस्टम नहीं है। खाली खर्चा वही रहेगा, इसका थोड़ा सा फॉर्मेट अलग है, इसका थोड़ा सा फॉर्मेट अलग है।
आपको कौन सा अपनाना है? आपको बुक्स में वही अपनाना है जो क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है कि भी एनालिटिकल मेथड से मेंटेन कीजिए, एनालिटिकल से कर लीजिए। क्वेश्चन में दे रखा है सिंपल कैश बुक से मेंटेन कर लीजिए, तो सिंपल। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करेंगे? अभी आपको एज ए स्टूडेंट क्या करना है? एज ए स्टूडेंट जो बुक ने कर रखा है, क्या रखा है, वो करना है। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको जो सही लगे, ट्रांजैक्शंस के वॉल्यूम नेचर के डिपेंड करेगा, जो आपको सही लगे वो आप मेंटेन कीजिए, ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में। तो ये जो दो है, ये भैया मेंटेन करने के लिए फॉर्मेट है, बस नथिंग एल्स। पेटी कैश को मेंटेन करने के लिए फॉर्मेट हमारे पास दो है। एक है हमारे पास सिंपल पेटी कैश बुक और एक है एनालिटिकल कैश बुक। दोनों में फ़र्क क्या है वो समझते हैं। पहले एग्जांपल लेते हैं सिंपल कैश बुक का। फॉर्मेट किस तरह से रहेगा भैया वो देख लेते हैं। फॉर्मेट रहेगा हमारे पास इस तरह से, कुछ एग्जांपल से भी समझ लेंगे। ये वो वाला फॉर्मेट नहीं आएगा भैया जहां पर हमने क्या देखा था, जहां पे हम लोगों ने देखा था भैया कि जहां हम क्या कर रहे थे, ये दो पार्ट डिवाइड कर लिए, वो सिस्टम नहीं है, ठीक है ना। यहां पर हमारे पास पर्टिकुलर के लिए एक कॉलम रहेगा। मैं कर रहा हूं सिंपल कैश बुक, ये मेरा पर्टिकुलर, ये जो मेरा पर्टिकुलर है भैया ये कॉमन है। कॉमन का मतलब इधर जो मुझे लिखना है, और चाहे मैं इधर लिखूं, इधर मैं चाहे इधर कोई एंट्री लिखूं, यहां मैं रिसिप्ट की साइड का अमाउंट लिखूंगा। अमाउंट के लिए मैं दो कॉलम यूज करूंगा, अमाउंट के लिए मैं दो कॉलम यूज करूंगा। पेमेंट के लिए ये साइड यूज करूंगा, पेमेंट के लिए मैं ये साइड यूज करूंगा, ठीक है, और रिसिप्ट के लिए मैं ये साइड यूज करूंगा। बात समझना बहुत सिंपल है भैया। जब मेरी पेटी कैश बुक में पैसा आएगा, वहां पे क्या था, हमारी कैश बुक में जब पैसा आता था तो हम डेबिट में लिखते थे। जब हमारी कैश बुक में जब पैसा आता था तो हम उसे डेबिट में लिखते थे, यही होता था। पर इसी तरह से जब मेरी पेटी कैश बुक में पैसा आएगा तो मैं अमाउंट को इस साइड लिखूंगा। यहाँ अमाउंट की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ मैं अमाउंट की बात कर रहा हूँ, अमाउंट को इधर लिखूंगा और पेमेंट के अमाउंट को इधर लिखूंगा। परंतु पर्टिकुलर का जो कॉलम है मेरे पास एक ही कॉलम है। पर्टिकुलर का जो कॉलम है भैया वो मेरे पास सिंगल कॉलम रहेगा, मतलब एक ही कॉलम रहेगा, अलग से कोई कॉलम नहीं रहेगा। क्लियर हुआ? यानी कि जैसे मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है ना। अब रिसीव की बात करते हैं, तो मैंने यहां पैसा जो रिसीव किया, यहां क्या लिखूंगा, इस साइड लिखूंगा मैं। यहां जो मेरा कॉलम रहेगा भैया, यहां जो मेरा कॉलम रहेगा वो रहेगा अमाउंट रिसीव्ड। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, इजी हो जाएगा। चलिए, अमाउंट रिसीव्ड, और इस साइड में जो मेरा कॉलम रहेगा भैया वो कॉलम रहेगा मेरा पेमेंट का, ठीक है। तो मैंने लिख दिया अमाउंट पेड, ये रिसीव लिख दिया, ये मैंने लिख दिया अमाउंट पेड। पर्टिकुलर को कॉमन लिखा। जैसे मान लीजिए मेरे पास पैसा आया है, मान लीजिए जब पेटी कैश में मेरे पैसा आएगा तो पेटी कैश अकाउंट डेबिट करता हूं। जनरल कंसेप्ट क्या है हमारा, भी कैश का पैसा आया है, पेटी कैश अकाउंट डेबिट। पेटी कैश हमारे लिए एक्चुअली खर्चा है। बिजनेस के नेचर से अगर बात करेंगे तो पेटी कैश क्या है, हमारे लिए खर्चा है, तो खर्चे को डेबिट करते हैं। तो खर्चा अकाउंट डेबिट टू, मान लीजिए मैंने कैश से पेमेंट दिया है, मैंने मेरी रूटीन कैश बुक से निकाल कर पैसा, रूटीन कैश बुक से निकाल कर इस कैश बुक में लेके आया हूं। मैंने कहा ना दो कैश बुक है हमारे पास, एक बड़ी वाली एक छोटी वाली, ये छोटी वाली हो गई। और अगर मैं बैंक से निकाल के लेके आया हूं तो टू बैंक, पर मेरी इस कैश बुक में पैसा आया है तो ये मुझे यहां रिकॉर्ड करना है भैया। जैसे एग्जांपल मान लीजिए बैंक से कैश से निकलवाया 10,000 रुपये और बैंक से निकलवाया 5,000 रुपये, और इस कैश बुक में हमारे पास पैसा आ गया, टोटल 15,000 रुपये आ गया, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में ये होगा कि इंप्रेस्ड अमाउंट जो है
इंप्रेस्ड अमाउंट है वो है 10,000 रुपीज़, सॉरी 15,000 रुपीज़, और कैश से आपने 10,000 निकाले और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, तो बैंक से कितना निकालोगे? कॉमन सेंस है ना भैया। 15,000 रुपये आपने डिसाइड किया है, 15,000 रुपये आपने डिसाइड किया है, 10,000 कैश से निकाल दिए, 5,000 बैंक से निकालोगे, बहुत सिंपल है। तो सामान्य जनरल एंट्री क्या थी भैया? पेटी कैश जो है खर्चे को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारे खर्चे को हम डेबिट करते हैं, तो पेटी कैश अकाउंट डेबिट, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू मैं क्या कर रहा हूं, टू कैश से निकाला है तो टू कैश और टू बैंक। इसका इफेक्ट मेरी कैश बुक में भी जाएगा, कैश बुक में बाई साइड के अंदर, कैश बुक में जो मेरी बाई साइड है, ये क्रेडिट वाली साइड है, यहाँ मैं बाई पेटी कैश करके वहाँ से पैसा निकाल लूँगा, वो पैसा यहाँ आ गया मेरे पास, यहाँ जमा हो गया, उस कैश बुक में निकल गया, क्या हुआ? आपस में एंट्री हो गई, ठीक है ना भैया। चलिए, तो जब पैसा आया तो मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, ये मेरा लेजर फोलियो है, लेजर फोलियो है। अब ये जो मेरे अकाउंट है ना, ये वाले, ये मेरे कहाँ पे है, कैश बुक के कौन से पेज पे है? 1 नंबर पे। ये वाले जो अकाउंट है 1 पे है, 2 पे है, 5 पे, उसके जो भी लेजर पेज नंबर है वो मैंने यहाँ लिख दिए। कुछ भी फॉर्मेट नहीं है भैया, ये मेरा पर्टिकुलर का मतलब डिटेल, आप टू नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बाई नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ये सिर्फ एक इस इंडिकेशन के लिए है कि ये पैसा आया है या पैसा गया है। बाई लिखा होगा तो हमने भुगतान किया है, खर्चा जब होता है ना, इस खर्चे से जब दूसरा खर्चा करोगे तो जो खर्चा किया उसको डेबिट करोगे। जो खर्चा पेटी कैश बुक तो है तो खर्चा, पर फिलहाल तो हुआ नहीं है ना, सिर्फ एडवांस दे रखा है। तो जब आपको 10,000 दिए और 10,000 दे के आपने उसमें से 100 रुपये पोस्टेज का भुगतान किया, तो ओरिजिनल खर्चे को डेबिट करना पड़ेगा। तो ये सिर्फ एक इंडिकेशन है कि भैया हमारे पास जो पैसा है ये एंट्री इस साइड की है, या केस का इनफ्लो है या केस का आउटफ्लो है। तो मैंने यहाँ लिखा, ठीक है। अब मुद्दे की बात यह है कि ये मैं कर रहा हूँ सिंपल, वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं कर रहा हूँ सिंपल कैश बुक। अगर मैं सिंपल कैश बुक कर रहा हूं तो यहां पे अब जो भी मैंने खर्चे किए, तो मान लीजिए मैंने स्टेशनरी खर्चा किया, इसमें से स्टेशनरी का पेमेंट किया, तो स्टेशनरी मेरा मेन खर्चा हो गया, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। टू क्या हो जाएगा? पेटी कैश में से पैसा गया है, टू पेटी कैश, जहां से पैसा जाएगा उससे कट करेंगे, तो टू पैसे पेटी कैश स्टेशनरी। तो बाई मेरा हो गया स्टेशनरी, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, आपको इजी रहेगा। तो बाई मैंने लिख दिया स्टेशनरी, ठीक है। अब बाई स्टेशनरी लिखा, मान लीजिए अमाउंट है 100 रुपीज़ का या 1000 का पकड़ लीजिए, चलिए। बाई पोस्टेज मान लीजिए 500, बाई टैक्सी मान लीजिए अगेन 500। अब जैसे जैसे खर्चे होते जाएंगे, जैसे जैसे खर्चे होते जाएंगे, वैसे वैसे मैं इन खर्चों की एंट्री करता जाऊंगा। बहुत सिंपल है भैया। जब मेरा पीरियड एंड हो जाएगा, जब मेरा पीरियड एंड हो जाएगा, उस वक्त मुझे क्या करना है? उस वक्त मुझे इसकी जोड़ करनी है, ठीक है ना। ये मेरी जोड़ हो गई 15,000 रुपये। इसकी जोड़ कितनी होगी भैया? इसकी जोड़ भी 15,000 रुपये, ठीक है। बाई बैलेंस सीडी कम कितना पड़ रहा है भाई? ये जो टोटल है वही उधर की हो जाएगी, ठीक है। 2,000 रुपये यानी कि 13,000 रुपये अभी भी मेरे पास बैलेंस है। कोई बुक क्या करेगी, यहाँ पे टोटल कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ऐसे कीजिए चाहे ऐसे कीजिए। देखिए कोई बुक कैसे लिखेगी, देखिए उस बात से हमें फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसने कैसे लिखा है, ठीक है ना। कई बार ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस मेन कॉलम से थोड़ा पहले यहाँ पे इसकी टोटल कर लीजिए, ये हो गया 2,000 रुपये, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस फॉर्मेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2,000 ये हो गए, ठीक है। तो बाई बैलेंस सी डी ये यहाँ आ जाएगा, बाई बैलेंस सी डी कितना पड़ रहा है? 13,000। टोटल कितना हो गया इसके सामने? ये यहाँ है तो फिर ये भी यहाँ थोड़ा सा नीचे कर दीजिए इसको। चलिए ये मेरा 15,000 यहाँ हो गया और 15,000 ये हो गया। बहुत सिंपल है। अगले साल की शुरुआत
फिर वापस ये जो अगला साल या पीरियड जो भी है, ठीक है ना, टू बैलेंस BD, पुराना बैलेंस कितना है भैया 13,000 रुपये, यहाँ पे आप लिख दीजिए 13,000 रुपये। और आपको पैसा मिलता है तो आप यहाँ एंट्री कर लीजिए, ठीक है। मान लीजिए डिसाइड किया था कि भैया 15,000 मिनिमम बैलेंस होना चाहिए, तो 2,000 रुपये से रिफिल कर दीजिए, टू कैश आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा मामला आगे बढ़ता जाएगा। अब यहाँ क्या थी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो स्टेशनरी का जो लेजर है, ये लेजर फोलियो अकाउंट है, ठीक है। तो स्टेशनरी का जो अकाउंट जहाँ पे गया, उसका जो भी पेज नंबर है वो यहाँ लिख दीजिए, पोस्टेज का यहाँ, टैक्सी का यहाँ, जो हमारे लेजर जहाँ जहाँ पेज में खुले हैं ना, उस पेज में वहाँ हमें एंट्री कर देनी है और उसका पेज नंबर यहाँ मेंशन कर देना है। ये हो गया पहला तरीका जहां हम सिंपल कैश बुक मेंटेन करते हैं। हमारा तरीका हो गया जहां हम सिंपल पेटी कैश बुक मेंटेन करते हैं। क्या फर्क पड़ जाएगा अगर मैं इसी को एनालिटिकल मेथड से कर लूं, तो हमारा जो फॉर्मेट है ना भैया, वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। बस देखिए क्या होगा, बना देता हूं। पर्टिकुलर का कॉलम तो वही रहेगा, बहुत सिंपल है, कुछ भी भैया ट्विस्ट नहीं है, कुछ भी चक्कर नहीं है, बहुत सिंपल है। ये मेरा पर्टिकुलर का कॉलम आया। अब मैं इसको कर रहा हूं एनालिटिकल। फिलहाल फॉर्मेट समझा रहा हूं, आगे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, उसमें जो छोटा मोटा डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा पर्टिकुलर एक कॉलम रहेगा, ये मेरा लेजर फोलियो का कॉलम है, और ये इधर साइड है, ये मेरी रिसिप्ट वाली साइड होगी, और ये जो साइड है मेरी पेमेंट वाली साइड है। ये सिर्फ मैंने रिमाइंडर के लिए लिखा है, ठीक है भैया, ओके। अब जब पैसा मेरे पास आया तो दो बातें हैं, या तो टू बैलेंस BD, या तो टू कैश के फॉर्म में आया होगा, या तो टू बैंक से आया होगा। इतनी बात है, या तीनों हो सकता है। तो ये जब पैसा मेरे पास आएगा, तो मान लीजिए ये 10,000 रुपये थे, तो किस फॉर्म में आया कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैंने पहले एंट्री कर दी। यहां पे पेमेंट वाली साइड है, तो ये मेरा लेजर फोलियो हो गया। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, अमाउंट की टोटल हो गई, यहां तक तो कॉमन है। अब बहुत बड़ा फर्क है भैया, अब यहां मैं इसको यहां तक ले लेता हूं। अब एक बड़ा फर्क पड़ जाएगा। अब होता क्या है कि मेरे बिजनेस का नेचर इस तरह का है, मेरे बिजनेस का जो नेचर है भैया, वो नेचर इस तरह का है कि यहाँ पे 5, 10, 20, 30 फिक्स खर्चे वही होते हैं, उसके अलावा और कोई खर्चा नहीं होता है। वहाँ क्या था मुझे पता नहीं, पेटी कैश का पेमेंट कर दिया मैंने, टैक्सी वाले का कर दिया, पोस्टेज कर दिया, स्टेशनरी कर दिया, ठीक है ना, रिपेयर का कर दिया, टेलीफोन का कर दिया, और कोई छोटा मोटा था वो कर दिया। तो जो जो खर्चे आ रहे थे मैं यहाँ लिखता जा रहा था, यहाँ मैं 1 by 1 उस खर्चे को लिखता जा रहा था, ठीक है ना, 1 by 1 मैं उस खर्चे को लिखता जा रहा था ना वहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा फर्क हो जाएगा, होगा ये, देखिए इस फॉर्मेट में दिक्कत क्या आएगी, इस फॉर्मेट में दिक्कत ये आ रही थी, ये मेरे सामने फॉर्मेट है, ये स्टेशनरी की एंट्री, ये जो स्टेशनरी की एंट्री है अगर एक महीने में 50 बार आई है, 50 बार आई है, तो ऐसी स्थिति में मुझे कोई ये पूछेगा कि भी स्टेशनरी का टोटल कितना खर्चा हुआ, तो ये जवाब मुझे स्टेशनरी के लेजर के अंदर जो अकाउंट खुला है वहाँ से पता चलेगा, यहाँ से पता नहीं चल सकता है। 1 तारीख को भी पेमेंट हुआ है, कुछ 2 तारीख को हुआ है, 3 को भी हुआ है, 3 को 4 बार हुआ है, 5 तारीख को 8 बार हुआ है, ऐसे छोटा मोटा पेमेंट हुआ है। तो स्टेशनरी या कोई भी स्पेसिफिक खर्चा होगा, अगर मुझको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में उस खर्चे की टोटल चाहिए कि भैया आपने रिपेयर का कितना खर्चा किया, तो वो जवाब मुझे कहाँ से मिलेगा, वो जवाब मुझे मिलेगा मेरे लेजर के अंदर जो अकाउंट है ना, लेजर में जो अकाउंट खोल रखा है मैंने स्टेशनरी का, यहाँ से जब मैं आगे पोस्टिंग करना सिखाऊंगा आपको, तो वो पोस्टिंग में वहाँ पे जो बैलेंस जाके ढूंढना पड़ेगा।
तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? तो हमें जिस काम के लिए हमने कैश बुक मेंटेन की थी, पेटी कैश, कि भैया हमें कैश बुक मेंटेन करने का पर्पज़ ही तो यही है, जिस खर्चे के जहाँ पे जब चाहिए तब जोड़ मिले और टाइम बचे। तो अल्टीमेटली पर्पज़ जो है वो सॉल्व नहीं हो रहा था, पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो रहा था। तो इसके लिए हम गए एडवांस वर्जन में, एनालिटिकल मेथड। हमने कहा अगर 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 ध्यान रखना, ये फॉर्मेट केवल तभी काम आएगा जब आपको पता है कि मेरे फुटकर में फिक्स 5, 7, 8, 10 तरह के ही खर्चे होते हैं और खर्चे होते ही नहीं हैं। तो आप क्या कीजिए, उस खर्चे जो आपके खर्चे ना उनके कॉलम बना दीजिए। जैसे मेरे यहाँ रिपेयर का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, ये मैंने रिपेयर का कॉलम बना दिया। लेट्स, मुझे पता चला कि भाई मेरे यहाँ रिपेयर का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, रिपेयर का हो गया। मेरे यहाँ टैक्सी माल आता है दिन भर, टैक्सी का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, टैक्सी रेंट मुझे देनी पड़ती है, ठीक है ना, तो मैंने ये भी खर्चा बना दिया। मेरे यहाँ पोस्टेज का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, दिन भर में स्टेशनरी, ठीक है, स्टेशनरी का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। ये अगर बहुत ज़्यादा लंबा कॉलम नहीं बनाना, 100 तरह के क्या डिपेंड करेगा मेरे बिजनेस के अंदर 5, 10, 20 तरह के खर्चे फिक्स है। वही नेचर के बार बार खर्चे हो रहे हैं, वही नेचर के खर्चे बार हो रहे हैं, बार हो रहे हैं, मैंने उनके कॉलम बना दिए। अब आपने बोला सर मैं तो रजिस्टर मेंटेन कर रहा हूँ, रजिस्टर के अंदर तो 7-8 कॉलम ही हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7-8 कॉलम, अगर खर्चे भी तो इतने ही उतरे हैं। जनरली बिजनेस में 5-6 तरह के ही खर्चे होते हैं जो रूटीन में बार बार रिपीटेशन नेचर के होते हैं। अब फ़र्क क्या पड़ा, मैंने जब ये मेरा टोटल का कॉलम है, ठीक है, तो जब मैंने खर्चे का भुगतान किया, मान लीजिए मैंने खर्चे का भुगतान किया, मान लीजिए 500 रुपये रेंट का, सॉरी रिपेयर का भुगतान किया, ठीक है, तो बाई रिपेयर, ये मेरी मेमोरेंडम बुक है। इसमें ये मत सोचना कि रिपेयर के सामने रिपेयर लिख रहा हूँ, ये मेरी मेमोरेंडम बुक है, लेजर नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने रिपेयर का टोटल मान लीजिए 1000 रुपये खर्च किए और ये मैंने रिपेयर के सामने लिख दिए। ये तो मेरी टोटल के लिए है ना। अब मान लीजिए आपने टैक्सी का पेमेंट किया 500 रुपये, ये मैंने टैक्सी के 500 टोटल में तो आएगा ही, टोटल की जाएगी कहाँ पे, इस टैक्सी वाले कॉलम में। मान लीजिए मैंने स्टेशनरी परचेज करी 700 रुपीज़ की, ये 700 रुपीज़ स्टेशनरी में लिख दिया, ये 700 यहाँ पे भी तो लिखूँगा, ठीक है। फिर से मैंने मान लीजिए रिपेयर का खर्चा आया, ठीक है, 200 रुपीज़ का, तो मैंने 200 रुपीज़, ये तो टोटल लगानी है मुझे एक बार, ये तो मुझे टोटल लगानी है कि भी 200 खर्चा किया, पर किया क्यों, रिपेयर का कर दिया। फिर मुझे पता चला कि भाई कोरियर किया है तो पोस्टेज का खर्चा आ गया, ठीक है, पोस्टेज का खर्चा आ गया, तो बाई पोस्टेज मान लीजिए 500 रुपीज़, तो ये मेरा पोस्टेज का कॉलम हो गया ये। तो इस तरह से मैंने क्या किया, ये केवल तभी होगा जब हमारे रूटीन जो छुटकर खर्चे हैं ना, वो नंबर ऑफ बहुत ज़्यादा तरह के नहीं है, टाइप के नहीं है। फॉर्मेट सेम है ना, पर्टिकुलर है। यहाँ सिर्फ तभी लिखूंगा जब मुझे पैसा आ रहा है, जहाँ से आया उसका लेजर फोलियो अकाउंट नंबर, जहाँ पैसा गया है उनके जो रेस्पेक्टिव अकाउंट होंगे उनके अकाउंट पेज नंबर, ये भी तो लेजर में खुलेंगे। अब फर्क क्या पड़ गया, देखिए बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ 10,000 रुपये है, इसके टोटल मार लेंगे हम, चलिए ये मान लीजिए मेरे पास 10,000 रुपये है, इसके टोटल मार लेंगे, टोटल वाले कॉलम की इन साइड की टोटल कितनी हुई, ये इन साइड की मेरी टोटल हुई 1,500, 700, 200 और 500। चलिए ये 2,900 बाई बैलेंस CD 10,000 में से कम कर दीजिए 7,100, ठीक है, ये टोटल हो गई हमारी 10,000। नया जो बैलेंस होगा टू बैलेंस BD, पुराना बैलेंस हमारे पास कितना आ गया 7,100। मान लीजिए रूल ये है कि महीने के एंड में मिनिमम 10,000 इंटरेस्ट बैलेंस रखना है, तो माइनस 7,100 मतलब आपको 2900 रुपये और मिलेगा। कितना मिलेगा 2,900 रुपीज़ और मिलेगा 2,000। ये भी तो क्वेश्चन में आएगा कि कितना पैसा इसको और देना है, ठीक है, तो ये हमने 2,900 रुपीज़ कैश में और दे दिया और इस तरह से हम आगे बढ़ते गए। पर कहाँ पड़ा, आते हैं वापस।
यहाँ और सिंपल पेटी कैश में सिर्फ एक ही बड़ा फर्क था, वहाँ अमाउंट का एक ही कॉलम था, यहाँ मैंने अमाउंट के साथ साथ ये जो हेड है मेरे, ये मेरे जो हेड है, हर एक हेड का सेपरेट कॉलम बना दिया। फ़ायदा ये है कि किसी भी मूवमेंट में मुझे पूछे कि रिपेयर का टोटल खर्चा कितना हुआ भैया, मैं 1 मिनट में बता सकता हूँ कि 1200 रुपये, टैक्सी का खर्चा 500, पोस्टेज का खर्चा 500 और स्टेशनरी का 700। यानी कि ये जो खर्चे होंगे कितने हुए हैं, यहाँ कंट्रोल ओवर द एक्सपेंसेस जो है वो बहुत इजी हो जाएगा। तो ये हमारी जो पेटी कैश बुक है उसके अंदर एडवांटेज ऑफ पेटी कैश बुक, उसमें आपको समझ में आ गया होगा कि एनालिटिकल तरीके से मेंटेन करेंगे तो हमें वो खर्चा कितना हुआ है, कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, अगर डिसीजन लेना है तो वो डिसीजन हम इजीली एक जगह से फटाक से इस पेटी कैश बुक से ही ले सकते हैं। पेटी कैश बुक वाला बंदा बार बार यही बुक मेंटेन कर रहा है, मान लीजिए महीने में एवरेज आपकी पोस्टेज 500 आ रही है, अचानक एक बार 1000, 2000, 5000 हो गई, तो वो कुछ डिसीजन भी ले सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। डाइवर्सिफाई मतलब डिफरेंस होने का या ज़्यादा या कम होने का कोई बड़ा सिग्निफिकेंट रीज़न है क्या, कहीं कुछ चोरी इन्वॉल्व नहीं है, तो फ्रॉड होने के चांसेस भी कम होंगे। तो एक बार जब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में इसको भी हम डिटेल में करेंगे। तो ये हो गया हमारा, हमने कहा भैया हमारे पास पेटी कैश बुक को मेंटेन करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ठीक है। तो आज के हमने क्या सीखा आज की क्लास में, पहली बात कि पेटी कैश बुक है क्या, पेटी बुक क्या है, इसको इम्प्रेस्ड क्यों कहा जाता है, इम्प्रेस्ड मतलब अग्रिम एडवांस बुक क्यों कहा जाता है, और इसको मेंटेन करने के लिए जो 2 हमारे पास फॉर्मेट है, सिंपल कैश बुक और एनालिटिकल कैश बुक, ठीक है ना, ये दोनों फॉर्मेट हमने कर लिए। अब इसके हमारे पास 3 से 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, उन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी करेंगे। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अभी मिसिंग हो रही है भैया, उसको अगली वीडियो में कवर करेंगे, उसको अगली वीडियो में कवर नहीं करेंगे, पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। वो सबसे बड़ा मुद्दा है कि जब हम पेटी कैश बुक कर रहे हैं उस स्थिति के अंदर पेटी कैश बुक तो मेंटेन कर ली, पर इन ट्रांजैक्शन को जर्नल में समराइज फॉर्मेट में एंट्री करनी पड़ेगी। ये मेमोरेंडम बुक है, तो ये जो ट्रांजैक्शन है इनकी जर्नल में भी एक एंट्री करनी पड़ेगी। पूरी करेंगे तो फिर मेंटेन करने का मतलब क्या, तो समराइज फॉर्मेट में इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, और साथ ही साथ ये जो अकाउंट ओपन हुए हैं इनकी लेजर में जो अकाउंट ओपन हुए हैं इनकी लेजर के अंदर पोस्टिंग कैसे की जाएगी, इसको भी डिटेल्ड में समझेंगे। परंतु फिलहाल हमने फॉर्मेट समझ लिया, 3 से 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। इन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ ही हम ये समझने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ ही ये समझने की कोशिश करेंगे कि इनकी जर्नल एंट्री, इन ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री और जर्नल से इनकी लेजर पोस्टिंग किस तरह से की जाएगी।